तो मेरे प्यारे दोस्त आके ढूंढ ही लिया आपने मेरा वीडियो। चलिए मिल गया है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऊपर में आप जो फोटो में देख के आए हो बस वही चीज़ मिलने वाला है आज के वीडियो में। चलिए प्यारे भाई आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 208 है। यदि उनमें से बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर है तो छोटी संख्या को x लेते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या को x लेते हुए कहा है, तो मान लेते हैं हम छोटी संख्या x। माना छोटी संख्या क्या है, माना छोटी संख्या बराबर क्या है, x है। तो x हम लिख लेते हैं। और बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, तो बड़ी संख्या को y मान लेते हैं। बड़ी संख्या को हम y मान लेते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो घात वाला मतलब समीकरण ही आएगा, दो घात वाला समीकरण ही आएगा। देखना है आपको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या मतलब ये उनमें से बड़ी संख्या का वर्ग जो है छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर है और छोटी संख्या को x माने हैं। तो बड़ी संख्या का वर्ग जो है ना छोटी संख्या के 18 गुना के बराबर है। बड़ी संख्या y है ना, तो y का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो छोटी संख्या के 18 गुना के, तो 18x के बराबर होगा। अब चलते हैं नाउ क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा था वो चीज़। क्वेश्चन में कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल क्या है, 208 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है, 208 है। तो हम क्या लिखेंगे, तो एक x का स्क्वायर था छोटी संख्या, बड़ी संख्या y का स्क्वायर था, और योगफल दोनों का कितना है, तो 208 है। दोनों के वर्गों का योग कर दिए ना, वर्गों का योगफल कितना है, 208 है। यही हाँ यही था क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ से y स्क्वायर इसको हमको लाना है एक चर में ना, तो y स्क्वायर का मान यहाँ से 18x आया हुआ है ना, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y स्क्वायर की जगह पर हम 18x रख देते हैं। अब चाहो तो इसको 208 को इधर ले आइए, तो 208 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर नहीं भी लाइएगा तो भी वो सही है। तो कह रहा था इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ये रहा अपना सही समीकरण। हो सकता है आंसर में मैच नहीं कर रहा होगा, आंसर में ये वाला मैच करेगा, बराबर 208 इधर ही दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है आइए देखते हैं। लगे हुए ही इसी क्वेश्चन के साथ साथ 6500 रुपया को समान रूप में कुछ लोगों के बीच वितरित कर दिया जाता है। 6500 रुपया है, कुछ लोग के बीच में बांट दिया। प्रत्येक आदमी को कितना कितना मिलेगा, तो जितना भी मिलेगा चलिए मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है यदि 15 लोग और अधिक हो जाए, यदि उसी पैसा को 15 और अधिक लोगों में बांटा जाता है तो प्रत्येक आदमी को 30 रुपया कम मिलता है। यहाँ बात है प्रत्येक आदमी को कितना मिलता है उससे। तो देखिएगा, मान लेते हैं लोगों की संख्या को x। ठीक है, माना लोगों की संख्या x। अब हमने क्यों माना है, माना लोगों की संख्या x। अब क्यों माने हैं तो आगे पता चलेगा। लोगों की संख्या मानेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि प्रत्येक आदमी को कितना मिला। टोटल रुपया तो 6500 है, लेकिन लोग कितने हैं ये नहीं पता, इसीलिए हम x मान लिए। तो जितना रुपया है उसको और लोगों में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक आदमी को कितना मिला। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और 50 आदमी को बांटना है पैसा, तो कितना हिस्सा होगा सभी लोगों का, तो जितना लोग है 50 लोग हैं तो 50 से भाग देते हैं तो 2-2 रुपया हिस्सा होता है। इसी तरीके से हम माने हैं यहाँ पर लोगों की संख्या x है। अब कितना हिस्सा होगा, तो 6500 रुपया को कितने लोगों में बांटा गया, तो x लोगों में बांटा गया, तो बट्टा x कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कितना रुपया प्रत्येक आदमी को मिला। अब देखिए कह रहा है कि अगर उसी में लोग 15 को बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो लोगों को तो प्रत्येक आदमी 30 रुपया कम पाता है। मतलब अगर 15 लोग बढ़ जाता है तो कितना का हिस्सा हो जाएगा, तो 6500 और बट्टा x प्लस 15। ये पहले का हिस्सा था, पहले प्रत्येक आदमी को कितना रुपया मिलता था, और यह 15 लोग बढ़ने के बाद प्रत्येक आदमी को कितना मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, तो 30 रुपया कम मिल रहा है। तो अगर इस दोनों का अंतर करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर। यहाँ तक समझ गए। आंसर में बस मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर सॉल्व करना चाहें तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण है चूंकि, तो द्विघात समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में ले आइए। ठीक है, सही रहेगा वही, लेकिन आंसर यहीं पे दिया हुआ यहीं तक छोड़ दिया गया है। तो इसका एलसीएम करेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 15 हो जाएगा। x प्लस 15 से क्या हो जाएगा, 6500 में गुना हो जाएगा, 6500 में गुना हो जाएगा, माइनस 6500 x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 30 के होगा। तो ऊपर में देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 6500x और प्लस ये 6500 को 15 से गुना करेंगे। तो चलिए 65 को आप फटाफट से 15 से गुना कर दो, 15 पचे कितना हो जाएगा 75, और 15 छः के 90 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 7 975 हो गया। तो 975 पे डबल जीरो हो जाएगा, माइनस में 6500x हो जाएंगे, और x इंटू एक्स प्लस 15 होगा ये, और बराबर में 30 होगा। यहाँ से 6500x से 6500x कट रहा है, 97,500 बच रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें नीचे में x इंटू एक्स प्लस 15 है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा ना।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसको 30 से हम गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो 30x² हो जाएगा और 15 तिया 45 मतलब 450x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 97,500। ठीक है, इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 30x² प्लस 450x और ये 97,500 इधर आ जाएगा, 97,500 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो सब में से आप पहले तो 10 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? 3x² प्लस 45x और प्लस 975 पर एक 0 बराबर 0। तो ये 10 चला गया उधर। अब इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन लेंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा? 10 गुने 3। यहाँ से क्या बचेगा? x² प्लस 15x और प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0 बराबर 0। ठीक है, अब ये 10 तिया 30 है, उधर भाग में जाने के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? द्विघात समीकरण x² प्लस 15x प्लस 3250 बराबर 0। ये भी होगा अपना प्यारा सा आंसर। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में, और ये हो गया बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा का पहला है, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 5852 है। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, तो मान लेते हैं कोई पूर्णांक x है, माना कोई पूर्णांक क्या है? x है। ठीक है, कोई पूर्णांक x है, तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? अगला पूर्णांक इसके जस्ट बाद वाला x+1 होगा कि नहीं? x+1, अगला पूर्णांक एक ज्यादा होगा ना इससे, x+1। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या? क्वेश्चन में बोला कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 5852 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला दोनों का गुणनफल, मतलब x और x+1 को यदि हम गुना करते हैं तो कितना आता है? 5852। यदि हम इसको गुना करेंगे, तो यदि हम इसको अगर गुना करते हैं तो x इंटू x+1 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 5852। ठीक है, तो अगर हम इसको लाते हैं इधर द्विघात समीकरण के रूप में लाना है ना, तो x² प्लस x माइनस क्या हो जाएगा? 5852 बराबर 0। अब इसका क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए इसके और इसके गुणांक को, अचर पद को और x² के गुणांक को गुना करते हैं तो 5852 सिर्फ बचेगा अकेला। तो इसका गुणनखंड करो तो 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 छके 12 कट रहा है। फिर 2 से 2 का 2, 2 चौका 8, 2 छके 12, 2 तिया 6 कट रहा है। ठीक है, फिर कट रहा है 7 से, 7 दूनी 14, 0 7 नमा 63। ठीक है, फिर कट रहे हैं 11 से, 11 एका 11 और 11 नमा 99। ठीक है, तो देखिएगा 11 7 77 और 19 चौका 76, 77 और 76 का गुणनखंड लेकर के हम बीच वाला x ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 77x और माइनस में 76x, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और माइनस 5852 बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। 2 का जोड़ा इधर लगा, 2 का इधर लगा, तो x कॉमन लेने पर बच रहा है x प्लस 77 और इधर से माइनस 76 कॉमन लेने पर बच रहा है x प्लस 77 बराबर 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड को आप लिख लीजिए, x प्लस 77 इंटू x माइनस 76 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0, इस दोनों गुणनखंड को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो इधर से x का मान कितना आ जाता है? -77, और इधर से x का मान क्या आ जाता है? +77। तो कोई पूर्णांक है यहाँ पर, पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, तो दोनों होगा इसका। तो यहाँ से अगर इसको हम मानते हैं x, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक -77 होगा, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसमें एक जुड़ जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा? -77 में एक जोड़ेंगे तो -76 होगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा? अगर इसको x मानते हैं तो पहला पूर्णांक 77 हो जाएगा, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 77 में एक जोड़ेंगे तो 78। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। और बुक के आंसर में जो है बस एक ही दिया हुआ है, सिर्फ 76 77 दिया हुआ है। और सॉरी, यहाँ पे x माइनस 76 है ना, तो ये 76 होगा, और यहाँ भी ये 76 होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 77, चूंकि एक जोड़ना पड़ेगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा के सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? लाइव पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 लगातार सम धन पूर्णांकों का गुणनफल 1224 है। सम धन पूर्णांक क्या हुआ? 1 से बड़ा, 0 से बड़ा जो भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धन पूर्णांक होगा सारा, और उसमें भी सम धन पूर्णांक कह रहा है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 ये होगा। तो मान लेते हैं, माना कोई समधन पूर्णांक जो है, समधन पूर्णांक x है, तो अगला समधन पूर्णांक कौन सा होगा? तो अगर पहला समधन पूर्णांक 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है? 6 है, 8 है, मतलब 2 2 का अंतर है, तो दूसरा समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा?
तो दूसरा समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम भी है और धन भी है वो पूर्णांक, तो ये हो जाएगा समधन पूर्णांक x+2। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि इसके पूर्णांकों का गुणनफल 1224 है, मतलब इस दोनों का गुणनफल जो है 1224 है। तो प्रश्न से दोनों को गुना करके क्या करना है, 1224 के बराबर कर देना है, 1224 के बराबर है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x और बराबर -124 बराबर 124 होगा। इधर आने पर -1224 हो जाएगा बराबर 0। 1224 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 1224 का गुणनखंड करते हैं तो 2 छके 12, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 छके 12, 2 से 15 3, फिर कितने से कटेगा, कितने से कटेगा ये, कितने से 5 दिन 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 एकाएं 3, फिर 3 से 3 एकाएं 3, 3 से 21 कट गया। ठीक है, देखिएगा 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, ये हो गया 36 और ये हो गया 34। 36 34 को ला सकते हैं कि नहीं, हाँ ला सकते हैं बिल्कुल। तो x² + 36x - 34x लिख सकते हैं, -1224 बराबर 0। इस तरीके से ये दोनों हो गया, दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x + 36 बचेगा, यहाँ से -34 कॉमन आ रहा है तो x + 36 ही बचेगा बराबर 0 के। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x + 36 बॉक्स वाला एक बार लिख दिए, बॉक्स के बाहर वाले को एक बार ही लिख देते हैं, x - 34 बराबर 0। देखिए यहाँ से दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं तो ये मान आ गया x - 36 और ये मान आ जाएगा x बराबर 34। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, सम धन पूर्णांक था, सम और धन भी था, तो ये माइनस है, ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये होगा मान्य, तो यही वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पहला समधन पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला समधन पूर्णांक यही होगा 34 और दूसरा इसमें 2 जोड़ देंगे 36, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, दो लगातार विषम धन पूर्णांक का गुणनफल 675 है। विषम धन पूर्णांक है क्या है, कोई भी विषम धन पूर्णांक है, तो मान लेते हैं विषम धन पूर्णांक धन है लेकिन विषम है, तो विषम धन पूर्णांक x मान लेते हैं। तो दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 ही होगा। विषम धन पूर्णांक अगर 3 है मान लीजिए, तो अगला विषम धन पूर्णांक क्या होगा, 2 का ही अंतर होगा कि नहीं, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, प्रश्न से क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, सारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। देखिए दो लगातार विषम धन पूर्णांक गुणनफल 675 है, दोनों को गुना करेंगे तो x × x+2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 675। चलिए अब इसको हम लाते हैं द्विघात समीकरण के रूप में, ये हो जाएगा x² + 2x। 675 को इधर लाएंगे तो माइनस में चला आएगा बराबर 0। गुणनखंड करते हैं 675 का, फिर कितना से लगेगा, हम 5 से लगाते हैं, 5 × 5 5 × 15 5 × 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 25 और 27, 25 और 27 आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, x² + 27x और -25x - 675 बराबर 0। कैसे किए हैं, गुणनखंड करना बहुत ही बेसिक है, बहुत गुणनखंड कर लिए इसीलिए फास्ट में चल रहे हैं। तो x × x + 27 हो जाएगा यहाँ से, और -25 कॉमन लेने पे x + 27 ही होगा बराबर 0 के। तो यहाँ से x + 27 को एक बार लिख दिया हमने, और x - 25 को एक बार लिख दिया हमने। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 25 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -27। -27 क्या होगा, अमान्य होगा, चूंकि धन था, विषम धन पूर्णांक था, धन पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। ठीक है, x बराबर 25 वैल्यू मान्य होगा ये। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला विषम धन पूर्णांक होगा 25, दूसरा क्या होगा, तो x+2 है ना, तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27, यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और उसका गुणनफल क्या है, 192 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भैया देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं पहला संख्या, माना दोनों संख्या को मान लेते हैं, माना पहला संख्या क्या है, माना पहला संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y। देखिए है तो ये द्विघात समीकरण एक ही चर में चलना है, लेकिन हम 2 को मान के चल रहे हैं, आगे चल के ये 1 हो ही जाएगा। कैसे होता है देखिए, पहला संख्या x मान है, दूसरी संख्या y मान है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है प्यारे भाई, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 192। मतलब ये चीज़ यहाँ से लिखते हैं, दिया हुआ है क्या चीज़, दोनों का गुणनफल क्या है, x और y का गुणनफल कितना है, 192। तो यदि हम यहाँ से y का मान चाहे x का मान निकालना चाहे तो निकल जाएगा ना, तो y का मान क्या हो जाएगा, 192/x, y बराबर क्या हो जाएगा, 192/x। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। और तथा दूसरा क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, यही चीज दिया हुआ क्वेश्चन में। दोनों संख्याओं का अंतर 4 है मतलब x में से हम y को घटाएंगे, x माइनस वाई यदि हम करते हैं तो कितना आता है, 4। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चीज दिया हुआ था, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, तो वहां से हमने y का मान निकाल लिया। अब इसमें हम क्या कहे हैं, दोनों का अंतर 4 दिया हुआ है तो ये लिख दिए। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस y का मान कितना है, 192 बट्टा x है, बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। अब ये देखिए एक चर में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको बस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 192 बराबर 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखने से लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 192, इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 192 और बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x होगा। द्विघात समीकरण में लाना है तो सब पद को हम एक साइड ले आते हैं, बराबर 0 कर देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 4x प्लस में है, इधर आया तो भाई माइनस में हो गया, और माइनस 192 और इधर बच गया कुछ नहीं तो 0 अंडा। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो गुणनखंड करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे, 192 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो 192 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 नमा 18, 2 छके 12, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 दूना 24, 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब इस गुणनखंड में से ऐसा करना है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो घटा करके हमको बीच वाला माइनस 4x पूरा लाना है। तो देखिए करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 में से 8 घटा करके क्या लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हम 12x ले लेते हैं, प्लस में 8x ले लेते हैं, माइनस 12x प्लस 8x लिए तो माइनस 4x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, और ये हो जाएगा माइनस 192 बराबर 0। अब ये दो भाई का जोड़ा लग गया, ये दो भाई का जोड़ा लग गया, दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ, तो x कॉमन लेने पर बचता है x माइनस 12, और यहाँ से प्लस 8 कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस सॉरी, यहाँ देखिए गलती हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 16 में से 12 घटाया हुआ है, तो यहाँ माइनस 16x लेना पड़ेगा, माइनस 16x, और यहाँ लेना पड़ेगा प्लस में 12x। ठीक है, तभी तो 16 और 12 को गुना करेंगे तो 192 आएगा, यहाँ 1 2 छूट गया था हमसे, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 16। ठीक है, x माइनस 16 और प्लस यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, यहाँ से यदि हम 12 कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 16 ही बचता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। अब देखिए यहाँ से दोनों बॉक्स वाले को एक बार ही लिख देंगे, x माइनस 16, और एक बार बॉक्स के बाहर वाले को लिख देंगे तो x प्लस 12 बराबर किसके आया, 0 के। यहाँ से अगर हम दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 16 को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो एक वैल्यू आएगा, और x प्लस 12 को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो भी एक वैल्यू आएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, माइनस 12। ठीक है, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 12, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 16। अभी आंसर नहीं है, दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है, एक संख्या हमने माना x और दूसरी संख्या हमने माना y। तो देखिएगा यहाँ से अगर x का मान 16 रखते हैं तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, इसको आप समीकरण 2 मान लो ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे यदि x बराबर 16 हो, x बराबर 16 यहाँ से निकला है ना, तो यदि x बराबर 16 हो तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो 16 ही होगा, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या यही ना होगा, इसमें x का वैल्यू रख देंगे, एक का मान रखेंगे तो दूसरा का अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस y बराबर क्या होना चाहिए, 4 के, दूसरी संख्या यही ना निकलेगा, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4, मतलब दूसरा वाला संख्या जो है इसका वैल्यू आ गया 12। यदि x का मान 16 रखे हैं, तो x का मान 16 रखे हैं तो पहली संख्या 16 और दूसरा संख्या 12 आया। अब क्या करेंगे, x का मान माइनस 12 रख के चेक करेंगे, रख के चेक नहीं करेंगे, यदि x बराबर माइनस 12 हो तो दोनों संख्याएं कौन सा होगा, तो पहला संख्या तो माइनस 12 ही होगा, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, माइनस 12, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से 16 में से आप घटा दो, 16 है यहाँ तो यहाँ माइनस 12 है, तो माइनस 12 में से आप 4 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस 16। तो यहाँ से पहला संख्या कितना निकला,
यहाँ से एक संख्या निकल गया -12 और एक निकल गया -16, तो ये हो गया एक दोनों संख्या, और यहाँ से एक संख्या निकला कितना 16, तो दूसरा संख्या निकला 12, और यही रहा मेरे ख्याल से प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कितना कितना है 16 12 निकल गया -12 16। चलिए बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे कैसे करना है सॉल्व इस तरीके के क्वेश्चन में। 2 4 हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आके तो भाई द्विघात समीकरण तो बनाना। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 5। दो लगातार विषम धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल 290 है। दो लगातार विषम धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं, जीरो से बड़ी संख्याएं, और क्या है विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक में कौन कौन सा आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है। अंतर कितने कितने का होता है सभी में, देखिएगा एक अंक छोड़ करके, मतलब किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तभी विषम संख्या अगला मिलेगा। लगातार है तो एक विषम संख्या यदि हम x मानते हैं तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा, x+2 है। ये चीज हमने मान लिया। एक विषम संख्या अगर मान लीजिए लगातार विषम संख्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक अगर 3 है, एक विषम संख्या अगर 3 है तो अगला विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा ना। तो 2 जोड़ने पर हमें मिला, तो कोई भी विषम संख्या होगा ऐसा ही होगा, 2 जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। इसका वर्गों का योगफल 290 है। वर्ग का योगफल मतलब स्क्वायर का योगफल। चलिए प्रश्न से चलते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसके वर्गों का योगफल है 290, मतलब एक संख्या अगर x है तो इसका स्क्वायर करेंगे, और दूसरी संख्या x+2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों योगफल कितने के बराबर है, 290 के बराबर है। क्वेश्चन में यही चीज कह रहा है, बस इसको आप क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x² और a+b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो x² + 4x + 4 ये हो जाएगा बराबर 290 के हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए x² को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2x² और प्लस ये 4x है तो 4x रहेगा। भाई 290 इधर आएगा तो माइनस में 290 आ जाएगा। -290 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -286 बराबर किसके हो गया, 0 के। देखिए सब में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो आप। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x² + 2x और माइनस में 1 4 3 143, और 143 का मतलब क्या होता है, 143। ठीक है, 143 का मतलब होता है 143। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों को ज्ञात करें। पूर्णांक को ज्ञात करना मतलब यही x और x+2 का मान ज्ञात करना है। तो ये 2 जो है गुना में ये चला जाएगा उधर भाग में, और भाग में जाने के बाद वो हो जाएगा 0। बचेगा क्या गुणनखंड अपना, मतलब बहुपद द्विघात समीकरण बचेगा x² + 2x - 143 = 0। अब क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा 143 का। ठीक है, 13 से सीधे लगेगा, 13 इकाई 13 और 13 इकाई 13, 13 और 11 में टूटेगा। डायरेक्ट 13 से भाग दीजिए चाहे 11 से भाग दीजिए, ये गुणनखंड का सही तरीका नहीं है। सबसे पहले कम संख्या से लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम 11 से पहले लगा करके चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 और 13, 11 में से 13 में से 11 घटा करके 2x लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। x² + 13x लिख देंगे माइनस 11x लिख देंगे। ठीक है, -143 = 0। ये 2 भाई का जोड़ा और ये भी रहा 2 भाई का जोड़ा। x कॉमन लेने पे बचा x + 13 और -11 कॉमन लेने के बाद बचा x + 13 बराबर किसके, 0। देखिएगा दोनों बॉक्स वाले को एक बार लिख दीजिए x + 13 को, और बॉक्स के बाहर वाले को भी एक बार ही लिख दीजिए बराबर 0 के। अब क्या करना है, तो दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो x + 13 को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आ जाता है -13। अगर हम x - 11 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आ जाता है 11। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था विषम धन पूर्णांक हमेशा 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे x का मान -13 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे ये विषम धन पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये माइनस में है तो ऋण पूर्णांक हो गया ना, तो ये वाला आंसर अमान्य होगा। x बराबर 11 असली इसका आंसर है। तो अगर x बराबर 11 है तो पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला विषम धन पूर्णांक होगा ना, विषम धन पूर्णांक, पहला विषम धन पूर्णांक क्या होगा, x है, x का मान कितना निकला है, 11, यही ना। और दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या है, x+2 है ना, तो ये हो जाएगा 11 + 2 मतलब 13। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दोनों संख्याओं को हमने माना जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक था तो एक को x माने हैं तो अगला x+2 होगा।
तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं 57 को दो ऐसे भागों में बांटे ताकि गुणनफल 782 आ जाए। तो प्यारे भैया 57 को बांटना है दो भाग में, ठीक है। तो देखिएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में माना माना कितना 57 का पहला भाग, मान लेते हैं 57 का पहला भाग क्या है, तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो x मान कर ही चलते हैं। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग क्या होगा, ये हो जाएंगे 57 माइनस एक्स। देखिए 57 को दो भाग में बांटना, जैसे मान लीजिए आपको 5 टॉफी मिला, शायद 6 टॉफी मिला, आप उसको क्या करोगे, दो भाई में बांटना है। तो एक भाई को अगर 2 टॉफी दिए हो तो दूसरे भाई को कितना दोगे, 4 टॉफी दोगे, उसी 6 में से ना दोगे। तो यही है, 57 में से अगर पहला भाग x है तो दूसरा भाग 57 का वही बचा भाग होगा जो x को छोड़ करके होगा। बस यही था, 57 को दो भाग में बांटना था ताकि गुणनफल क्या होना चाहिए, 782 होना चाहिए। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल 782 आना चाहिए। मतलब x को गुना करेंगे 57 माइनस एक्स से तो ये 782 आना चाहिए। अब आपको वो संख्या ज्ञात करना है, तो वही संख्या है, इसी में x का जो मान होगा वही उस संख्या निकल जाएगा। 57 को x से गुना करेंगे तो 57x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 782 आया। चलिए इस सबको हम उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर एक्स स्क्वायर चला जाएगा प्लस में 57x है, ये चलाएगा माइनस में 57x, और इधर प्लस में ही है 782, तो ऐसे ही रहेगा। इसको चाहें तो आप सीधा भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए हम गुणनखंड भी कर लेंगे इसका, 782 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, चलिए 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 एका 2, ठीक है, 2 से कट गया, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 एका 2, ठीक है। ये गुणनखंड थोड़ा ज़्यादा बड़ा आने वाला है। अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कितना से लगेगा, 7 7 सत्ते 49, सीधे 17 से लगेगा ना, सीधे 17 से लगेगा, कितने से, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, ठीक है। अब देखिए ये गुणनखंड दो भाग में तोड़ सकते हैं इस तरह की, 17 दूनी 34 और 34 में से आप अगर हम 23 घटाते हैं, 34 और 23 लेते हैं तो 34 में से 23 घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, हाँ 34 और 23 दोनों को जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। गुणनखंड करने में आपको यही ध्यान देना है कि कितना से भाग लगेगा, पहले तो गुणनखंड तोड़ना है। ऐसे ऐसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला पहाड़ा जो आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ से हम इस माइनस 57 को इस दोनों में जोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस 34x और माइनस 23x ऐसे लिख सकते हैं ना, और प्लस 782 हो जाएगा बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से ये दोनों भाई का जोड़ा आया, यहाँ से ये भी दोनों का जोड़ा आया। इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 34 और माइनस 23 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 34 बराबर 0, ठीक है। दोनों गुणनखंड को आप करो 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 34 और इंटू एक्स माइनस 23 आएगा बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, x, दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 34 को 0 के बराबर किए तो x का मान कितना आ गया, 34। और देखिए अगर x माइनस 23 को अगर हम 0 के बराबर किए तो x का मान कितना आ गया, 23, ठीक है। तो दो वैल्यू तो निकला, तो मेरे ख्याल से यही अपना प्यारा सा आंसर। देखिए इस दोनों संख्या को जोड़ने पे 57 पूरा हो रहा है कि नहीं, तो 4 3 7 और 3 2 5, 57 भी पूरा हो रहा है, और इस दोनों को गुना भी करेंगे तो 782 आएगा। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों इस तीनों क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। अगर समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ, हेल्प मिला आपको, तो वो भी कमेंट करके बताना, उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, आप लोगों का नाम पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है 149 149। तो क्या करना है, हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या है, 3 लगातार प्राकृत संख्या है, तो पहला प्राकृत संख्या अगर x होगा तो दूसरा अगला वाला क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ने पर, उसका अगला क्या होगा, उसमें 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कोई संख्या, माना प्राकृत संख्या क्या है, माना प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, x होगा पहला, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, और उसका अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों प्राकृत संख्याओं का, तीनों जो है लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल है 149 149। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 149 के बराबर आ जाएगा। मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो, और फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे वो, और x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तीनों का योगफल अगर करते हैं वर्ग का तो कितना आता है, वो 149 के बराबर आता है।
अब इसको सॉल्व करके जो भी x का मान आएगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, और इसको अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 149 के, ठीक है। देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर ये भी रहा, ये भी रहा और ये भी रहा, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x वाले पद को जोड़िए तो x 2x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6x हो जाएगा, और अंक वाले को जोड़िए, 1 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर किसके आया 149 के। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में लाना है तो सभी को एक साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 6x, और ये 5 प्लस में है 149 इधर माइनस में आएगा, तो 149 में से 5 घटेगा तो 144 बचेगा, तो माइनस में 144 बचेंगे बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24, यही बच रहा है। ये 3 चला जाएगा उधर भाग में तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0, ये बच रहा है। अब गुणनखंड करना है तो 48 को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में तो 48 ही होगा। 48 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो कितना से लगेगा 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, जोड़ करके यहाँ देखिए यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटा करके हमको लाना है कितना 2x, घटा करके तो घटाएंगे तो कितना होगा देखिएगा, इसमें से कौन कौन सा ऐसा दो गुणनखंड लें तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 6 घटा करके 2 लाया जा सकता है बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर, और माइनस में 8x लिख लेते हैं और प्लस में 2x ले लेते हैं, और माइनस 48 बराबर 0, माइनस 8x प्लस 2x, माइनस 2x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखिएगा यहाँ 2 भाई का इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, तो x कॉमन लेने पर बच रहा है x माइनस 8, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेने पर बचेगा x माइनस 8, 8 नहीं बचेगा, सॉरी देखिएगा यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 और 6 का लिए है ना तो यहाँ 6 होगा, 6, तब तो माइनस 8x और प्लस 6x 2x होगा, चलिए फ्लो फ्लो में बोल दिए। यहाँ से कॉमन आएगा 6, x माइनस 8 बचेगा बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ से कितना दो गुणनखंड आएगा, एक आएगा x माइनस 8 कौन सा, तो दोनों बॉक्स वाला, और एक बार आएगा x प्लस 6 तो कौन सा वाला, तो ये बाहर वाला, बराबर 0। दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, हर एक क्वेश्चन में जैसे करते हैं, तो x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, और x प्लस 6 बराबर भी 0 होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 6, और यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 8। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 लगातार प्राकृत संख्या है, तो हमने कोई संख्या x माना और x का मान आ गया 8 और माइनस 6, तो जो भी मान होगा वो प्राकृत संख्या होगा। तो क्या माइनस 6 प्राकृत संख्या है, नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे अमान्य, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन को नहीं डिजर्व करेगा। देखिए x बराबर 8 ये प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या तो x ही होगा, पहला प्राकृत संख्या x हो जाएगा जो कि 8। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, ठीक है, मतलब 8 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा को हम माने हैं x प्लस 2, तो 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को, पहले फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 18 है, और कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 18 और उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/4 है। व्युत्क्रम क्या होता है, उस संख्या के हर मतलब अंश और हर को पलट देते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे 4 है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/4 होगा। दो संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल कितना दिया हुआ है 18, और व्युत्क्रम का योगफल 1/4। तो चलिए हम दो संख्या मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना दो संख्या क्या है, माना दो संख्या x और y मान लेते हैं। माना दो संख्या क्या है, x तथा y है। देखिए दो चर मान लिए हैं, लेकिन आगे चल के एक होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर नहीं, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 18, मतलब क्या दिया हुआ है x प्लस y करेंगे तो ये होगा 18, ठीक है। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस x, यही ना होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः दोबारा देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, एक और चीज दिया हुआ है ना, और इनके व्युत्क्रम का योगफल 1/4 है।
तो अगर x कोई संख्या है और y कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो इसके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो 1/x और 1/y को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 1/4। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप इसको एक चर में ले आइए, तो y का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x और प्लस y की जगह पर कितना रखेंगे तो 18 माइनस एक्स, चूँकि y का मान है 18 माइनस एक्स, ये हो गया बराबर 1/4 के। अब जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर देंगे। क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाला अलग अलग पद है तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, x इंटू 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देंगे तो बचेगा 18 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ऊपर में 18 माइनस एक्स, और प्लस इससे इसमें भाग करेंगे तो बचेगा x, तो x से ऊपर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर किसके हो गया तो 1/4 के। देखिएगा यहाँ x से x कट रहा है, तो देखते हैं अब यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 18 और नीचे में क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 18x और माइनस में x स्क्वायर होगा बराबर 1/4। अब देखिए बराबर वाला टर्म है, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 18 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 18 चौक 72 होता है, इधर से 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 18x और माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, इस सभी को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद प्लस में आ जाएगा, ये 18x माइनस में आ जाएगा और 72 तो प्लस में है ही तो प्लस 72 रहेगा बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम इसमें x का मान निकालेंगे, वही होगा ये दोनों संख्या। तो x का मान तो निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन y का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ से इसका गुणनखंड करते हैं। 72 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 से लगेगा 36, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेंगे 9, फिर 3 से लगेगा 3। हमको 18 लाना है, क्या करके, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है मतलब जोड़ करके हमको लाना है। तो देखिएगा जोड़ करके कैसे 18 लाया जा सकता है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 18 आ जाएगा। हाँ, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 6 के रूप में ले आएंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 6x इस तरीके से लाया जा सकता है ना, और प्लस 72 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो चलिए यहाँ से आगे का सलूशन यहाँ पर करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए दो का जोड़ा लग गया, ये दो का जोड़ा लगा, ये दो का जोड़ा लगा, कॉमन लेंगे दोनों में से बारी बारी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x है, इसमें से x कॉमन लेने पर बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से -6 कॉमन लेंगे -6, तो बचेगा x माइनस 12 और बराबर किसके है 0 के। यहाँ से दो गुणनखंड निकल के आया, क्या क्या, तो दोनों बॉक्स वाले को एक बार लिख देते हैं x माइनस 12 और बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख देते हैं x माइनस 6 बराबर किसके है 0 के। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों गुणनखंड को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12, और अगर इस गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आ जाता है 6। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 18 है, तो देखिएगा इस दोनों को जोड़ करके 18 आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो योगफल तो दोनों का 18 आ रही है। व्युत्क्रम का योगफल 1/4। तो देखिए अगर इसमें इस समीकरण में आप अगर x का मान 12 रखते हैं तो y का मान 6 आ ही जाता है। अगर इसमें आप x का मान 6 रखते हैं तो y का मान 12 आता है, मतलब दो संख्याएं यही होगा 12 और 6। ठीक है, तो अतः दो संख्याएं 12 और 6 होगा। एक बार चेक कर लेना चाहिए, दो संख्याएं 12 और 6 होगा। अब समीकरण में दोनों का मान भी रख के चेक कर सकते हैं। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाई, वो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 9 नंबर में, यदि एक संख्या और उसके वर्गों का योगफल 63/4 है तो वह संख्या ज्ञात करे। कोई संख्या है और उसी संख्या का वर्ग को योगफल करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो वो 63/4 आ रहा है। तो कोई एक ही संख्या है, तो मान लेते हैं कोई संख्या, माना कोई संख्या क्या है x है, माना कोई संख्या बराबर क्या है x मान ली हम, चूंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें x मानकर ही चलेंगे। ठीक है, वो कहीं कहीं पे होता है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है 2 चर मान लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो एक चर में हो ही जाता है द्विघात समीकरण। तो प्यारे प्यारे देखिए कोई संख्या है, उस संख्या में उसके वर्ग को जोड़ते हैं तो कितना आता है 63/4 आता है। तो प्रश्न से लिख देते हैं, क्वेश्चन में चूंकि एक ही चीज कह रहा है, मतलब x में अगर हम x का स्क्वायर जोड़ते हैं, कोई संख्या अगर x है तो x में उसका वर्ग जोड़ते हैं तो वो कितना आ रहा है 63/4। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब चलिए कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट से कर दो। तो x को इससे गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे 63 को नीचे वाले से गुना करेंगे तो 1 से गुना होगा 63 ही होगा। चलिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में सीधा लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर को पहले लिख दिया हमने और प्लस 4x को बीच में लिख देते हैं। ये 63 इधर आने के बाद माइनस में 63 हो जाएगा बराबर 0।
अब करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड में ध्यान देना भाई कि ये अचर पद जो होता है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से पहले गुना करना है। तो चलिए गुना करिए, चाहे गुणनखंड में आप अलग अलग लिख लीजिए। ये 4 का गुणनखंड तो 2 गुना 2 हो ही जाएगा, ठीक है। और ये 63 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 3 9, 9 7 63 होगा ना। तो इस तरीके से इस सभी गुणनखंड में से आपको क्या करना है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब घटा करके हमको बीच वाला पूरा करना है। अब देखिए कैसे घटाएंगे, हमको 4 लाना है तो 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 21 घटा करके 4 नहीं लाया जा सकता है। चलिए 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 में से 14 घटाएंगे, 18 और 14 का गुणनखंड ले सकते हैं तब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4x² प्लस में हम 18x ले लेते हैं, उसमें से घटा देते हैं 4x, 4x नहीं 14x, तब तो 4 आएगा ना। 18x में से 14x घटाएंगे तब तो प्लस में 4x आएगा और माइनस क्या हो जाएगा 63 बराबर 0 आ गया। देखिएगा 2 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो अंक में 2 कॉमन आ रहा है और इस चर में x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन लेने के बाद बच गया 2x और प्लस 9, ठीक है। यहाँ से -14 -7 कॉमन लेते हैं, -7, तो बॉक्स में आ जाएगा यहाँ से 2x और प्लस में 9, 7 9 63 बराबर 0। देखिएगा बॉक्स में दोनों सेम आया, मतलब 2x प्लस 9 को एक बार लिख देते हैं और बॉक्स के बाहर वाले को 2x माइनस 7 को एक बार लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 बराबर 0 करते हैं तो एक वैल्यू आएगा और 2x माइनस 7 को 0 के बराबर करते हैं तो एक वैल्यू आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 हो जाएगा, ये 7 उधर जाने के बाद, और x का मान आ जाएगा 7/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर -9 हो जाएंगे और x का मान आ जाएगा -9/2। तो 2 को संख्या आया तो कोई संख्या होगा, देखिएगा -9/2 में उसका स्क्वायर जोड़िएगा तो भी इतना ही आएगा और 7/2 में स्क्वायर जोड़िएगा तो भी इतना ही आएगा। तो ये दोनों होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और क्वेश्चन में कहीं भी किसी तरह का डाउट है, कहीं पर भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना। अच्छा लगा वीडियो तो वो भी कॉमेंट करके बता देना। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है कि वह संख्या ज्ञात करे जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। कोई संख्या है जिसका वर्ग जो है उसके 4 गुने से 21 अधिक है। तो कोई एक ही संख्या है, तो कोई संख्या एक है तो मान लेते हैं, माना कोई संख्या क्या है, x है। माना कोई संख्या बराबर क्या है, x है। माना कोई संख्या बराबर x। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो संख्या 10 में कह रहा है कि उस संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। कोई संख्या x है तो प्रश्न से लिखेंगे हम, प्रश्न से कोई संख्या का वर्ग, मतलब उसी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो उसी संख्या के 4 गुना से, मतलब 4x से क्या हो जाएगा, 21 अधिक होगा। यहाँ से द्विघात समीकरण डायरेक्ट से निकल गया। तो एक ही संख्या ज्ञात करना है, जो भी संख्या होगा निकल जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को रहने दिया हमने, द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए सबको भाई इधर लाते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा 4x और ये 21 भी इधर आके माइनस में 21 हो जाएगा बराबर 0, बराबर 0। देखिएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई सा भी अंक नहीं है, 21 के गुणांक 21 तो 21 है, या अचर पद 21 माइनस में है, ये प्लस में है, यहाँ माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। चलिए ये तो आगे देखेंगे। 21 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 7, एक ही गुणनखंड आ रहा है। तो क्या 7 में से 4 घटा करके 3 लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। माइनस घटाए क्यों है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब है घटा के लाएंगे। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहता तब हम जोड़ करके लाते, दोनों प्लस रहता तब भी हम जोड़ करके लाते। ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। 3 गुने 7 है, देखिएगा यहाँ से मतलब 7 में से 3 घटा करके हम ले आ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस में 7x ले लेते हैं, प्लस में 4x ले लेते हैं। घट ही रहा है ना 7 में से 4, सॉरी 3 होगा यहाँ पे, घट ही तो रहा है यहाँ पर 7 में से 3, ठीक है। तो एक माइनस में लिए एक प्लस में लिए, मतलब घट रहा है। माइनस क्या हो जाएगा 21 बराबर 0, दोगों का जोड़ा यहाँ लगा, दोगों का यहाँ लगा। क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन आएगा x, तो x में से 7 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 ही बचेगा। कॉमन आपको इस तरीके से लेना है कि दोनों बॉक्स में सेम सेम चीज़ आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम चीज़ को आगे में एक बार लिखना पड़ता है। तो x माइनस 7 और x माइनस 7 है तो इसको एक बार लिख देंगे, और बाहर वाला है x प्लस 3 तो इसको हम एक बार लिख देंगे, बराबर किसके आ गया, 0 के। अब दोनों गुणनखंड को आप कर दो 0 के बराबर, x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। कैसे होता है 0 के बराबर, अगर आपको x माइनस 7 का वैल्यू चाहिए तो x प्लस 3 जो गुना में है उधर चला जाता है भाग में, तो 0 ही हो जाता है, 0 बट्टा x प्लस 3। तो इसी तरीके से हम 0 करते हैं। अगर x प्लस 3 का मान चाहिए तो x माइनस 7 चला जाता है भाग में, 0 हो जाता है।
तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 7, ठीक है। और क्या आ गया, x का मान यहाँ से आ गया -3। अब देखिए ये दोनों आंसर आया, आप दोनों का मतलब चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। तो क्या हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 है, और इसका 4 गुना, 7 का 4 गुना 7 का 28 हो जाएगा, और उसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। मतलब ये आंसर होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और -3 का 4 गुना करेंगे और उसमें 21 जोड़ेंगे तो क्या 9 आएगा कि नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ से। -12 ये हो जाएगा, +21 हो जाएगा, 21 में से 12 घटेगा तो 9 आएगा कि नहीं, एकदम। तो दोनों आंसर होगा, इसका आंसर अपना दोनों सा होगा। ये हमने चेक किया है, नहीं भी नोट करना चाहते हैं तो नहीं भी नोट कीजिए, ये समझिए बस, ठीक है। लास्ट में आप एक बार चेक कर लेना, मन में सोचो या फिर दिमाग में सोचो, आंसर एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए प्यारे भैया, नोट करना चाहते थे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, विश्वास करो। देखिए क्वेश्चन में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक तो समझते हैं, 0 से बड़ा वाला जो भी पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल है 1440। दो को धनात्मक पूर्णांक है तो दोनों को हम अलग अलग मान लिए, वो को मान लिया x, वो को मान लिया y। कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, अलग अलग है तो बड़ा छोटा तो होगा ही, समान पूर्णांक नहीं। तो बड़ा वाला को हमने मान लिया x, छोटा वाला को मान लिया y। अब उसके क्या कहता है, वर्गों का योगफल है कितना 1440। वर्गों का योगफल मतलब क्या हुआ, प्रश्न से हम लिखते हैं, जो भी चीज है उसको हम लिखते चलेंगे। वर्गों का योगफल मतलब x का स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मानो या नहीं मानो, चलिए मान लेते हैं यहाँ से, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और देखिए दो बात कह रहा है क्वेश्चन में, अगला भाग इसमें कह रहा है कि यदि छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग, छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग बड़ी पूर्णांक संख्या के वर्ग का 1/9 गुना है। तो देखिए पुनः लिखते हैं, पुनः देखिए दोनों का वर्ग ही है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है, छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग बड़ी पूर्णांक संख्या के वर्ग का 1/9 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये छोटी पूर्णांक संख्या हो गया, ये बड़ी पूर्णांक संख्या हो गया। छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है इसका 1/9 गुना है, तो बराबर करने के लिए 1/9 से हम गुना कर देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये गुना कर दिए। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ वाई स्क्वायर का मान चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप वाई स्क्वायर का मान चाहते हैं तो 1/9 गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब चलेंगे कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो वहाँ पर आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा देखने के लिए। क्या है समीकरण 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 1440 है। वाई स्क्वायर का मान कितना आया 9x स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना है 9x स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं बराबर कितना है 1440। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर बराबर 1440, ठीक है। तो x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 1440 और बट्टा में 10, 0 से 0 कटेगा। x स्क्वायर का मान कितना आया 144, मतलब x का मान कितना आ जाएगा √144। अब इस रूट के अंदर से प्लस माइनस दोनों अंक निकलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम 12 ही लेंगे, प्लस माइनस 12 दोनों आएगा। क्या -12 धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है ना। क्वेश्चन में बड़ी धनात्मक पूर्णांक और छोटी धनात्मक पूर्णांक हमने माना था, और क्वेश्चन में कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर -12 जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसीलिए हम -12 नहीं लेंगे, सिर्फ 12 लेंगे। तो x का मान मतलब एगो धनात्मक पूर्णांक तो निकल गया। अब चलेंगे, इसको आप मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर दिया हुआ है, तो y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने, और x का मतलब क्या 12, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 गुने 12 हो जाएगा। तो अगर हम y का मान चाहते हैं तो रूट के अंदर में चला जाएगा ये सभी। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 12 गुने 12 है तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। आपको तो पता है कि रूट के अंदर से दो सेम संख्याओं के बदले में एक संख्या निकलता है, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान इस दोनों 3 के बदले में एगो 3 निकलेगा, इस दोनों 12 के बदले में एगो 12 निकलेगा, तो y का मान आ गया 36। तो दोनों संख्या निकला कि नहीं निकला, एकदम से निकल गया। x का मान निकल गया 12, y का मान निकल गया 36। देखिए क्वेश्चन में क्या था, बड़ी धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया था, लेकिन यहाँ पर x का मान 12 आ गया, छोटा आ गया।
तो यहाँ पर आप जो है ना थोड़ा ये देख सकते हैं, इसमें जो x का मान जो होगा ये छोटा वाला धनात्मक पूर्णांक होगा, y का मान जो होगा ये बड़ा वाला धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यही अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 10 को ऐसे दो भागों में बांटे। देखिएगा 10 को दो भाग में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि 50 को दो आदमी में बांट दो, तो कैसे बांटेंगे? तो अगर किसी आदमी को आप 10 देते हो तो दूसरे आदमी को कितना दिए ये पता चल जाएगा ना। कितना दिए तो 50 में से 10 घटाते हैं। तो अगर 10 को दो भाग में बांटना है, अगर एगो भाग उसका x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो क्लियर है, समझ गए सब आदमी। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि 10 को ऐसे दो भागों में बांटे कि पहले भाग का वर्ग का 3 गुना दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुने में जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न से बहुत ही प्यारा सा है, प्रश्न से लिखते हैं आप। जस्ट कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। क्या कहता है क्वेश्चन? बड़ा ही प्यारा सा है। कहता है कि पहले भाग के वर्ग के 3 गुने को, पहले भाग के वर्ग का 3 गुना, पहला भाग का वर्ग क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 3 गुना क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब कह रहा है कि दूसरे भाग के वर्ग के दोगुने में जोड़ने से, पहले दूसरे भाग के वर्ग के दोगुने में दूसरा भाग का वर्ग क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग, और इसके दोगुने में जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 120 प्राप्त होता है, बराबर 120। समझ गए क्वेश्चन में? पहले भाग का पहला भाग x मान्य है तो उसके स्क्वायर का 3 गुना में जोड़ेंगे दूसरे भाग के स्क्वायर का 2 गुना तो 120 प्राप्त होता है। तो हमको वो संख्या बताना है कि 10 को कौन कौन से भाग में हम बांटे हैं, कितना कितना बांटे हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 3x स्क्वायर इसको नहीं सॉल्व कर सकते, रहने देते हैं, प्लस 2 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। 10 का स्क्वायर 100 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab भी होगा ना, तो माइनस 10 दूनी 20 एक्स हो जाएगा, बराबर किसके आ गया? 120 के। और भी सॉल्व करना है इसको। 3x स्क्वायर, अब सबको गुना भी करना पड़ेगा। तो 100 को 2 से गुना करते हैं तो 200 होता है, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 20 दूनी 40x हो जाएगा, बराबर किसके आ गया? 120 के। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाला को जोड़ दीजिए, कितना आता है? 5x स्क्वायर। एक्स वाला कहाँ है? ये रहा, अकेला भाई रहा, तो माइनस 40x, इधर प्लस में 200 है, इधर बाई आएगा ये 120, तो माइनस में आ जाएगा। तो 200 में से क्या होगा? 120 घट जाएगा तो बचेगा 80, बराबर 0। अब देखिए सब में से 5 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन लेने वाला को छोड़ना नहीं है, कॉमन ले लेना है। तो 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 10, यही नहीं बच रहा है, बराबर 0। 5 8 40 और अच्छा 10 नहीं बच रहा है, यहाँ से 5 इकाई 5 और 5 6 के 30, 16 बच रहा है। ये 5 जो है गुना में है, उधर जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ द्विघात समीकरण x और प्लस 16, 8x प्लस 16 बराबर 0। अब गुणनखंड करो आप इसको। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 चौका 16, 4 4 के रूप में तोड़ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, इस तरीके से हमने लिख दिया, और प्लस 16 ऐसे, 2 का जोड़ा इधर लगा, 2 का जोड़ा इधर लगा। x कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 4 बराबर 0। देखिए दोनों गुणनखंड सेम आ गया, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। किसी भी गुणनखंड को आप 0 के बराबर करो, x का वैल्यू 4 ही आएगा। और दूसरा संख्या निकालने के लिए ये दूसरा भाग लिख देंगे। तो पहला भाग कितना है? पहला भाग x है, तो x का मान कितना आया? 4, यही ना आया। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? दूसरा भाग क्या माने थे? तो 10 माइनस एक्स होगा। 10 माइनस एक्स मतलब 10 में से हम 4 घटा देंगे तो 6। तो दोनों संख्या कितना आ गया? 4 और 6। देखिएगा 10 को दो भाग में बांटे हैं, 4 में और 6 में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा ही ना। अब इसका ये भी कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो यही अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। और देखिए 10th और 12th किसी भी क्लास का मैथ में अगर कहीं भी आपको डाउट है ना, कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि हमें इस क्लास की इस पब्लिकेशन से इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल मदद किया जाएगा, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। ये चैनल आप लोगों का ही, आप लोग कमेंट करो, जितना भी जिस तरीके से आप लोग कंट्रोल करना चाहोगे उस तरीके से कंट्रोल होगा।
तो बस आप लोग सपोर्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए, जो करना है सब कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न में कहता है कि दो ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। प्राकृत संख्या है तो 0 से बड़ा होगा। गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। तो दो ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल संख्याओं के योगफल के 25 गुना है और उसके अंतर का 50 गुना है। संख्या का जो वर्गों का योग है ना, उस दोनों संख्या का अगर योगफल लेते हैं तो उसका 25 गुना है। अगर दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं तो उसका 50 गुना है। तो मान लेते हैं यहाँ से हम दोनों प्राकृत संख्या को x या y मान लेते हैं, ठीक है। तो माना प्राकृत संख्या कोई भी है, x है, माना कोई प्राकृत संख्या जो है x तथा y है। माना कोई प्राकृत संख्या x तथा y है। x और y कोई दो प्राकृत संख्या है, ठीक है। बाद में चल के ये एक चर में आना ही है, देखते हैं कैसे। तो और प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से दो प्राकृत संख्या हमने x और y मान लिया, यही x और y का जो मान आएगा वही वो दो प्राकृत संख्या होगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि इस प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल जो है इसके संख्या के योगफल का 25 गुना है। तो वर्गों का योगफल क्या होगा? इसके वर्गों का योगफल x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इस संख्या का वर्ग हो गया, वाई स्क्वायर दूसरे संख्या का वर्ग मतलब वर्ग हो गया, और दोनों का योगफल जो है संख्या के योगफल का 25 गुना है। तो संख्या का योगफल x प्लस वाई होगा। कौन है 25 गुना? तो उसके वर्गों का योग 25 गुना है, बड़ा है। तो छोटा वाला को 25 से गुना करेंगे तो बराबर होगा दोनों आपस में। तो चलिए हम छोटा वाला को क्या करते हैं, 25 से गुना कर देते हैं। इसको मान लो एक समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः, एक और चीज कह रहा है ना क्वेश्चन में कि संख्याओं के वर्गों का योग जो है संख्याओं के अंतर का 50 गुना भी है, 50 गुना है। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जो है इसके अंतर का क्या है? 50 गुना है। मतलब एक्स और वाई का अंतर का 50 गुना है। तो ये 50 से गुना करेंगे एक्स और वाई के अंतर को, तो दोनों बराबर होगा। ये बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है बड़ा है संख्याओं के वर्गों का योग जो है उस संख्याओं के अंतर का 50 गुना है। मतलब ये बड़ा है, छोटा है। तो छोटा को अगर 50 से गुना करेंगे तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गए समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण में आपको देख करके क्या लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है एलएचएस में, इधर भी एलएचएस में, मतलब बाएं साइड का बराबर है तो दाएं साइड का भी बराबर ही होगा और होना ही है। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 25 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा? तो 50 इंटू एक्स माइनस वाई के। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं दोनों का। चाहे इस तरीके से देखिए 25 से 25 दूनी 50 कट जाएगा। तो क्या आ रहे हैं? यहाँ से आ रहा है एक्स प्लस वाई बराबर, इसको गुना करते हैं तो ये होगा 2x माइनस 2y। ठीक है। अब चलिए इस 2y माइनस 2y को हम इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएंगे y और प्लस में 2y आ जाएगा, ठीक है। और ये x को हम उधर ले जाएंगे तो 2x और माइनस में x हो जाएंगे, ठीक है। y और 2y दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3y और बराबर 2x में से x घटेगा तो बचेगा x। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा? y का मान 3x आ गया। y का मान 3x नहीं, x बाई 3 आ गया। इसको आप मान लो समीकरण 3। नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये मान आ गया है ना, तो इसको आप क्या करो, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख देंगे तो वहां से 2 घात समीकरण निकल करके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब y का मान या फिर x का मान किस में रखेंगे? तो इस किसी भी दोनों में से किसी समीकरण में रख देंगे तो ये एक चर में आना ही है। काहे कि अगर y का मान अगर x के पद में लिखते हैं तो इसमें सारा पद क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 25 इंटू एक्स प्लस वाई, यही है। और y का मान क्या है? x बट्टा 3। तो इसमें हम y की जगह पर क्या रखेंगे? x बट्टा 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे? x बट्टा 3। तो ये हो जाएगा x बट्टा 3 का स्क्वायर बराबर 25 इंटू एक्स प्लस और y की जगह पर क्या रखेंगे? x बट्टा 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 9, ठीक है, बराबर 25 इंटू इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में x और बट्टा में 3, इस तरीके से होंगे। तो चलिए इधर भी हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 9 आएगा इधर एलसीएम, तो इधर हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर,
बराबर, इधर क्या हो जाएगा 25 इंटू 3x और प्लस एक्स। चाहे 25 को सीधे आप 4x से गुना कर दो, 4x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100x और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ आप 3 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कटेगा कितने से 3 तिया 9x से कटेगा। अब देखिए इधर से ये क्या हो रहा है 9x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, और इधर 100x को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300x। अब ये भी कट जाएगा 0 से 0। अब देखिए यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर बच गए और इधर 30x बच गया, तो ये 30x को माइनस में इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन भी आ रहा है कुछ, तो x कॉमन लेने के बाद बच रहा है x माइनस 30 और बराबर 0। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब ये x इंटू एक्स माइनस 30 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दो गुणनखंड निकल के आया, एक गुणनखंड है x और एक गुणनखंड है x माइनस 30। तो यहाँ से दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे, तो एक बार 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 0, और इसको अगर 0 के बराबर करते हैं x माइनस 30 बराबर 0 करते हैं तो x का मान आ जाएगा 30। अब आप ही सोचिए और आप ही बताइए कि क्या x बराबर 0 इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही कह रहा था कि दो ऐसी प्राकृत संख्याएं ज्ञात करें जिसके वर्गों का योगफल जो है उस संख्या के योगफल का 25 गुना है और संख्याओं के अंतर का 50 गुना है। तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 0 जो है ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, x बराबर 30 इसका मान होगा। मतलब एक प्राकृत संख्या हमको पता चल गया, तो यहाँ से हम दूसरी प्राकृत संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम प्राकृत संख्या क्या हुआ, प्रथम प्राकृत संख्या बराबर क्या है x, और जो कि मान आया कितना 30, और दूसरा प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरा प्राकृत संख्या बराबर क्या है y, और y का मान क्या है, तो y का मान निकला है x बट्टा 3। तो यहाँ से हो जाएगा ये x बट्टा 3 और x बट्टा 3, x का मान कितना है तो 30 है और बट्टा 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 10 से, मतलब दूसरा प्राकृत संख्या आ गया 10। तो x का मान आया 30, ठीक है, और y का मान आया 10। तो ये दोनों हुआ अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 14, तो आइए उसको भी देख ही लेते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योगफल अंश के दोगुने से 4 अधिक है। ठीक है, अंश और हर का जो योगफल है वो अंश के दोगुने से 4 अधिक है, और कोई भी भिन्न होता है तो भिन्न मान लीजिए कोई भी है अगर x और y, तो ऊपर वाला को कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश का जो है अंश और हर का योगफल, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जोड़ते हैं तो वो जो है अंश के दोगुने से 4 अधिक है। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 2/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें भी आप क्या करो, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं अंश को x माना, क्या चीज मान लेते हैं, अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अगर अंश को हमने x माना हर को y माने हैं तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो अंश होता है ऊपर में और हर होता है नीचे में, तो भिन्न तो x बट्टा y होगा। अब देखिए प्रश्न से क्वेश्चन में जो कहता है वो चीज लिखेंगे और वो चीज को समझेंगे। तो प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर का योगफल जो है, तो अंश और हर का योगफल क्या होगा, तो x प्लस वाई होगा, और ये जो है अंश के दोगुने से 4 अधिक है, तो अंश का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और उसे 4 अधिक तो प्लस 4 हो जाएगा। तो x और y का योगफल जो है x के दोगुने से 4 अधिक है, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और कहता है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 3 जोड़ देंगे और नीचे भी 3 जोड़ देंगे, तो जो भिन्न बनेगा वो बनेगा 2/3। तो यहाँ से लिखते हैं पुनः, मतलब दोबारा से क्या होगा, अंश में 3 जोड़े मतलब x में अगर हम 3 जोड़े और y में भी 3 जोड़े, तो नया जो भिन्न बना वो कितना हो गया, तो 2/3, यही है ना। तो नया भिन्न बन गया 2/3, इसको आप मान लो समीकरण 2। अब आपको कौन सा समीकरण को सॉल्व करके मतलब क्या आंसर आ सकता है, तो चलिए हम इस समीकरण 1 को थोड़ा और आगे तक सॉल्व करते हैं। थोड़ा और आगे तक सॉल्व करके इसमें x या y का मान ले आएंगे तो ये एक चर में आ जाएगा मान। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको अभी यहाँ से 1 नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो इससे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो
y का मान हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर ये x चला जाएगा इधर, तो 2x में से x घटेगा तो बचेगा x, तो ये बच जाएंगे x + 4। इसको मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यही y का मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ से पुट करते हैं मान इसको, तो x + 3 है, ऊपर में रहने दिया, y के जगह पर हम x + 4 रखते हैं। तो y के जगह पर x + 4 रखे और +3 है, तो ये रहने दीजिए भाई, ये 2/3 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ से, तो x + 3 और फाइनल यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, तो x + 7 बराबर 2/3। ठीक है, अब देखने से क्या लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए कोना कोनी गुना करते हैं। ये तो द्विघात समीकरण मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है, चलिए नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। x + 7 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 14, और इधर वाले से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 9। ठीक है, और क्या आता है, और क्या आ रहे हैं, x + y जो था अंश और हर का, चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये 2x को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 3x और -2x हो जाएगा, और इस 14 को इधर ही रहने दिया हमने, 9 को इधर ले आए, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, और ये क्या हो गया x, मतलब यहाँ से हमको x का मान आया 5। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में ये नहीं आए, लेकिन चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब देखिए x का मान आ गया 5, अब हमको y का भी मान चाहिए, हर का भी मान चाहिए। तो y किस में है, समीकरण 1 में है। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, y बराबर x + 4 है, और y का मान क्या है, तो y का मान नहीं पता है, x का मान पता है, कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 + 4, मतलब y का मान आ गया 9। x और y का मान पता चल गया तो भिन्न तो हम माने थे ना, x/y, तो इसीलिए इसीलिए अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, मतलब फाइनल जो अपना आंसर आया है वो क्या हो जाएंगे, तो x का मान ऊपर में, तो x का मान 5 और हर का मान मतलब y का मान नीचे में, तो ये जो है अपना भिन्न आया। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि भिन्न ज्ञात करे, क्या कह रहा था, तो भिन्न ज्ञात करे, लास्ट में कह रहा था भिन्न ज्ञात करे। तो अंश और हर का मान हमको पता चल गया, तो भिन्न यही होगा। तो प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी डाउट हो मन में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को। ऐसा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन में कहता है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। भिन्न का जो हर है वो अंश से 3 अधिक है, तो अंश और हर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अंश और हर को हम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है। तो माना अंश बराबर x मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में और पिछले वीडियो में हमने माना था। माना अंश बराबर हर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं, y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अगर अंश और हर हम मान लिए हैं तो भिन्न हो जाएगा x/y, चूंकि अंश ऊपर में होते हैं और हर नीचे में होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है कि भिन्न का जो है अंश जो है वो भिन्न का हर जो है उस अंश से 3 अधिक है। तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि भिन्न का हर क्या होता है, y, और अंश से क्या है, 3 अधिक है, मतलब x से 3 ज्यादा है। तो x में 3 जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर। इसको आप मान लो समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः, चूंकि क्वेश्चन में दो बात कह रहा है तो दोनों बात लिखना पड़ेगा। अब दूसरा बात क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न एवं मूल भिन्न का अंतर 1/24 हो जाता है। ठीक है, नए अंश एवं हर दोनों में एक, मतलब यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ देते हैं, तो चलिए पहले हम अंश और हर दोनों में एक जोड़ते हैं। x में एक जोड़ते हैं और y में भी एक जोड़ते हैं। ठीक है, तो x में भी एक जोड़ दिए, y में भी एक जोड़ दिए, तो ये बन गया नया भिन्न। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो नए भिन्न और पहले वाला जो भिन्न था उसका अंतर हो जाता है 1/24। मतलब इस भिन्न में से अगर पहले वाला भिन्न को घटाते हैं तो अंतर कितना आता है, 1/24। ये बात समझ में आई। तो नया भिन्न जो बना एक जोड़ने पर वो, और पहले वाला जो भिन्न था x/y वो, उसका अंतर है 1/24। तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है, x/y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से y का मान x + 3 आ गया, तो इसमें y का मान x + 3 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे x + 1, और बट्टा y की जगह पर हम x + 3 रखते हैं तो x + 3 और +1 हो जाएगा, और माइनस x बट्टा क्या हो जाएगा, x + 3।
बराबर किसके आया, 1/24 के। देखिए यहाँ से आ गया x+4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x+1 और बट्टा x+4, ये होगा ना, 3 और 1 जुड़ेगा तो 4, और माइनस x बट्टा क्या हो जाएंगे, x+3 बराबर किसके आ गया, तो 1/24 की। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे, तो इसका एलसीएम, दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे। तो x+4 इंटू x+3 हो जाएगा। अब बारी बारी से दोनों का गुना हो जाएगा, यहाँ से x+1 और x+3 का गुना हो जाएगा, और माइनस x से गुना हो जाएगा x+4 में। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/24 के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x का जो मान आएगा वही होगा अंश। यहाँ से इस दोनों को गुना करेंगे तो ये x को x से गुना करने पर x², फिर +3x हो गया, और प्लस x हो जाएंगे, और +3 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब माइनस x को x से गुना करेंगे तो -x² होगा, और -x को +4 से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा, और बट्टा नीचे वाले को गुना कर लीजिए आप। x को x से गुना किया तो हो गया x²। इसको जो है आप यहाँ मेन वाला जो बट्टा है उसके सामने में लिखना, ये हो गया x², और प्लस क्या हो जाएंगे 3x, और प्लस में हो जाएगा 4x, और प्लस में हो जाएगा 4×3=12 बराबर 1/24 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² से x² कट गया। ठीक है, 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x होगा ना, तो ये 4x प्लस में और ये 4x माइनस में, ये भी कट गया, बच गया 3। तो चलिए ये हो गया आसान। यहाँ से x², चलिए लिखते हैं पहले, ऊपर में बच गया 3, और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, x² प्लस 4×3 7x, और प्लस में 12 बराबर किसके आ गया, 1/24 के। अब क्वेश्चन हो गया है आसान, कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो देखिएगा, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो क्या आता है, इसको नीचे वाले को 1 से गुना करेंगे तो ये तो इतना ही होगा, कितना हो जाएगा, x² प्लस 7x और प्लस 12 मतलब 12 बराबर, और 24 को इस 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 72। ठीक है, अब चलिए क्या करना है, x² प्लस 7x, और इस 72 को भाई इधर लाएंगे तो 72 आ जाएगा माइनस में, और 72 में से 12 घटेगा तो बचेगा माइनस में 60 बराबर, इधर तो कुछ नहीं, 0 ही है। अब हमको गुणनखंड करना है इसका, तो चलिए हम 60 का गुणनखंड करते हैं। तो कितना होगा, 2 से लगेगा 30 से, फिर 3 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा 15 से, फिर 3 से लगेगा 5 से। अब इसमें से 2 गुणनखंड आपको ऐसा लेना है जिसको जोड़ना है कि घटाना है, तो घटा करके लेना, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब हमें घटा करके बीच वाला पूरा करना है। तो हमें 7 लाना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं, कितना, 5 चौका 20, 5, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 में से 5 घटा करके 7 लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ यहाँ से खुद ढूंढना पड़ेगा गुणनखंड में से। तो ये हो गया x², और प्लस में हम 12x ले लेते हैं, और माइनस में 7x ले लेते हैं, सॉरी 7x नहीं, कितना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5x लेना पड़ेगा, 5 है, 12 और 5 का गुणनखंड आया तो 12x माइनस 5x हो गया। तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -60 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ दोगों का जोड़ा लगा, यहाँ भी दोगों का जोड़ा लगा, तो यहाँ से हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 12, और यहाँ से -5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। दोनों बॉक्स में आया सेम सेम, तो उतार देना है एक बारी। ठीक है, और बॉक्स के बाहर वाले को एक बारी, -5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया -12, और यहाँ से x का मान आ गया कितना, 5। ठीक है, अब चलिए ये दोनों वैल्यू आया x का। अब समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब क्या है कि समीकरण 1 में हम ये जो x का मान आया है ये वैल्यू को रखेंगे। तो x का मान आया -12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -12 प्लस 3। ठीक है, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ पर लिखिए, यदि x बराबर -12 है तो, यदि x बराबर -12 है तो y का मान -12 प्लस 3 आ गया, और इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा y का मान। ठीक है, तो यहाँ से भिन्न क्या निकलेगा, तो भिन्न हो जाएगा x बट्टा वाई, मतलब -12 बट्टा -9, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 कटेगा, मतलब क्या आ गया, 4/3,
और देखिए, तो x का 2 मान आया था ना, तो x का मान 5 भी आया था। तो अगर x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान x प्लस 3 है, मतलब ये हो जाएगा 5 प्लस 3, मतलब y बराबर कितना आ गया, 8। x का मान अगर 5 रखे हैं तो y बराबर 8 आया। तो यहाँ से भिन्न जो है क्या आ गया, 5/8। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ से आंसर ना मिले। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। तो देखिएगा, इस भिन्न का जो है हर अंश से 3 अधिक है क्या, ऊपर वाला है 4, 4 से 3 अधिक कितना होगा, 7। तो नीचे वाला तो 7 नहीं है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। इसमें आप लिख देना अमान्य, ठीक है, मतलब x बराबर 12 जो है ये आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको लिख देते हैं अमान्य। और ये इतना सारा इसका ये निकालने का जरूरत नहीं था, ये रफ में आप कर लेना और इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ये 5/8। इसका जो है ये आंसर जो आया है कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। इसका हर जो है वो अंश से 3 अधिक है और बाकी जो भी कंडीशन है इसका सबको फॉलो कर रहा है। तो प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार से है कि इसके अंकों का गुणनफल है 12। 2 अंकों की संख्या है जिसके दोनों अंक का गुना करने पर 12 आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यदि इसी संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो संख्या क्या होते हैं, अंक पलट जाते हैं। तो जो आगे में है वो पीछे चला आता है, जो पीछे में है वो आगे चला जाता है। अगर हम इस संख्या में 36 जोड़ते हैं तो हमें कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करें। तो प्यारे भाइयों देखो, जैसे अगर कोई अंक, 2 अंक लिखा हुआ है 26, इसका मतलब क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 2 है। अगर हमें 2 संख्या दे दे कि अगर इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पर अगर 3 है और दहाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो हम कैसे संख्या ज्ञात करेंगे। तो दहाई वाला जो संख्या होता है ना उसको हम क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, चूंकि दहाई है। तो ये हो जाएगा 5 दहाई 50 और प्लस इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 इकाई 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 53 आएगा। इस तरीके से चाहे आप सीधे डायरेक्ट 5 3 लिख देते हैं, इकाई के स्थान पर 3 और दहाई के स्थान पर 5। तो दहाई के स्थान पर जो संख्या होता है वो 10 से गुना होता है, इकाई के स्थान पर जो संख्या होता है 1 से गुना होता है, और सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या होता है वो 100 से गुना होता है। ये आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में कह रहा है बहुत ही प्यारा सा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है 12। तो मानते हैं अगर हम इकाई के स्थान पर, माना इकाई अगर x है, माना इकाई के स्थान पर अगर x है, तो दहाई के स्थान पर कौन सा संख्या होगा जिसको गुना करने पर इकाई वाले अंक से 12 आ जाए। तो देखिएगा, दहाई के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो दहाई के स्थान पर अगर हम 12/x रखते हैं तो इस दोनों को गुना करने पर 12 आ रहा है कि नहीं, x से x कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो चलिए पहला कंडीशन तो यहाँ से फॉलो हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या मिलता है हमें वो पलट जाता है, ठीक है। तो प्रश्न से क्या करेंगे, इसी संख्या में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगा, दहाई वाले को 10 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 10 इंटू क्या हो जाएगा, 12/x, और प्लस में क्या हो जाएगा x। ये हो गया संख्या, ठीक है। दहाई वाले को 10 से गुना किए और इकाई वाले को 1 से गुना किए, तो ये संख्या हो गया। अब इसमें यदि हम 36 जोड़ते हैं तो ये संख्या जो है क्या होता है, आपस में पलट जाता है, मतलब इकाई वाला चला आता है दहाई के स्थान पर। अगर ये दहाई के स्थान पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10x, और ये अगर इकाई के स्थान पर आ जाए तो इतना ही हो जाएगा, 12/x। तो देखिएगा, अगर इकाई के स्थान पर x है और दहाई के स्थान पर 12x है तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या ये वाला होगा ना, 10 इंटू 12x, 12/x और प्लस x। ये तो समझ गए यहाँ से। तो चलिए ये देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो 10 से अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120, और बट्टा में x, प्लस में x, और प्लस में 36 बराबर, इधर वाले को हम गुना कर लेते हैं आपस में, तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और क्या होंगे, और चलिए इधर वाले को भी करना था, इधर वाले को भी कर ही लेते हैं साथ में ही। इसका अगर एलसीएम करेंगे टोटल का तो x ही आएगा, ऊपर वाला यहाँ पे सीधा 120 हो जाएगा, और प्लस ये x है तो x से गुना हो जाएगा, इसमें जो कुछ नहीं, 1 है, 1 से भाग देंगे x में, तो ये हो गया x², और प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 36x हो जाएगा।
ठीक है, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। अब ये 10x² हो जाएंगे और प्लस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x से x तो कट गया, हर वाला हर से कट गया, चूंकि बराबर में है दोनों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं है, कट गया कट गया। इस x² को आप क्या करो, उधर ले जाओ, बराबर की उस साइड। चलिए, ये इधर 10x² है ना, तो 10x² रहने देते हैं। ये x² उधर गया तो माइनस में x²। ये 36x भी उधर गया तो 36 में x, 36x माइनस में, और ये प्लस 12 है तो रहेगा ना, और ये 120 था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। भाई इधर वाला सबको उठा के तो उधर ले गए, तो इधर बच गया 0। अब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, 10x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा, 9x²। 36x ऐसे ही है तो माइनस में 36x ऐसे ही रहेंगे। प्लस में 12 है और माइनस में 120 है, तो 120 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108, और बड़े वाले का चिन्ह है 120, तो माइनस में 108 होगा बराबर 0। अब देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद बचेगा x² माइनस 4x और माइनस 12 बराबर 0। ये 9 उधर भाग में जाने के बाद तो 0 ही होगा, तो बचेगा सिर्फ अपना द्विघात समीकरण, x² माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है ना, तो 6 में से 2 घटा करके 4 लाया जा सकता है। तो x² माइनस 6x और प्लस 2x, इस तरीके से लिख दिया हमने, माइनस 6 और प्लस 2 में, और माइनस 12 हो जाएगा बराबर किसके, 0 के। ये दो भाई का जोड़ा लगा, तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं यदि, तो बचता है x माइनस 6, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 6। बॉक्स में दोनों सेम आ गया, तो बॉक्स वाले को आप लिख दो एक बारी, और बॉक्स के बाहर वाले को लिख दो एक बारी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से x का वैल्यू 2 ठो आया, x का वैल्यू आया 6 और x का वैल्यू आया -2। तो x का वैल्यू आ गया है, तो y का मान तो निकल सकता है। y का मान कहाँ से निकलेगा, y का मान कहाँ से निकलेगा, तो देखिए यहाँ से अगर इकाई वाला संख्या और दहाई वाला संख्या मालूम था हमको, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो दहाई वाले संख्या को 10 से गुना करना पड़ेगा, 12/x, और उसमें इकाई वाला संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना संख्या। ठीक है, ये होगा अपना अभिष्ट संख्या, अगर हमको x और y का मान पता चल गया तो देखिएगा अब यहाँ से इसको आप मान लो समीकरण 1, इसीलिए सॉरी, इसमें जो है x और y तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ x ही है, तो x का मान हमको पता चल गया तो संख्या निकल जाएगा। और 2 को संख्या निकल रहा है यहाँ पर ना, तो संख्या क्या हो जाएगा देखिएगा, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या यही होगा ना, 10 इंटू 12 और बट्टा x का मान क्या रखते हैं, x बराबर 6 रखते हैं, तो बट्टा 6 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, x का मान 6। ठीक है, पहले x बराबर 6 रख के देखें, तो देखिएगा क्या होता है, 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, चाहे इसको आप काट लो, 6 दूनी 12, तो 10 दूना 20 हो गया, और प्लस 6 हो गया, मतलब अंक कितना आया, 26 आया। और इसी तरीके से हम दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं, x का मान -2 भी आया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यही 10 इंटू 12 बट्टा क्या है, -2, और प्लस में क्या हो जाएगा, -2, यही ना होगा, x का मान -2 रखे हैं तो x की जगह पर जो भी है -2 रख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 2 से 2 छके 12 कटेगा, तो माइनस में है तो -6, 10 को अगर हम -6 से गुना करते हैं तो -60 हो जाता है, और -2 हो जाता है, तो ये कितना आ गया, -62। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बहुत ही प्यारा सा बात है, क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके दोनों अंकों का गुणनफल है 12। अब देखिए इस 2 को संख्या निकला है, दोनों का गुणनफल क्या 12 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ -6 है, यहाँ -12 आ गया, अतः यह क्या होगा, अमान्य आंसर होगा, इनवैलिड होगा, तो ये आंसर का वैल्यू नहीं होगा, ये आंसर हो गया अपना अमान्य। ठीक है, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ में कर लेना, और x बराबर -2 को अमान्य लिख देना, चूंकि x का मान जो है -2 ऐसा क्वेश्चन के जो कह रहा था उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इस दोनों का गुणनफल 12 आ रहा है, अतः ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, तो प्यारे भाइयों आज का सोल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सोल्यूशन अगर समझ में आए हो, क्वेश्चन अगर बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर चुके थे 17 से देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी जस्ट ऐसे ही कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों के योगफल, मतलब 2 अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योगफल का 4 गुना है और अंकों के गुणनफल का 2 गुना है।
तो दो अंकों की एक संख्या है, तो उसमें दोनों अंकों को हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक संख्या को x और एक संख्या को y मान लेते हैं। तो माना इकाई को मान लेते हैं x, माना इकाई बराबर x है, और दहाई को हम मान लेते हैं y। ठीक है, दहाई को मान लेते हैं y। तो अंक क्या बनेगा, तो अंक क्या बनेगा, तो जस्ट पिछली वीडियो में हमने थोड़ा अच्छे से समझाया था, इसमें थोड़ा शॉर्ट कर लेके चलेंगे। दाएं वाले को 10 से गुना करके इकाई वाले को 1 से गुना करके जोड़ देते हैं, तो वही अंक हो जाता है। तो दाएं पे अगर 2 है और इकाई पे अगर 5 है, तो इसका मतलब 25 बनेगा। और 25 कैसे होता है, तो 10 को 2 से गुना करके और 5 जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है, यही नहीं करते हैं, 2 को 10 से गुना करके 5 जोड़ देते हैं, तो वो संख्या हमें प्राप्त होता है। तो ये अंक हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, दोनों संख्या के योगफल का, ये जो टोटल संख्या बना, ये जो संख्या बना, ये इस दोनों संख्या के योगफल का 4 गुना है, और दोनों संख्या के गुणनफल का 2 गुना है। तो चलिए लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से ये संख्या जो है, संख्या क्या होगा, तो संख्या तो है 10y और प्लस x। ठीक है, लेकिन इसमें दो अंक जो है x और y, इकाई और दहाई पर जो अंक है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है, 4 गुना होता है। मतलब ये x प्लस y का जो है क्या है, 4 गुना है। तो 4 से गुना करेंगे तो आपस में ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्या आता है निकल के, इसमें से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो y का और या तो x का, क्योंकि आगे चल के आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, एक चर में लाना है। तो देखते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 10y और प्लस x, और इधर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4x और प्लस में 4y। ठीक है, इस 4x को आप इधर लाओ, नहीं, इस 4y को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10y में से 4y घटेगा तो 10y, और माइनस में 4y आ जाएगा, और उधर इधर 4x है, इधर से x जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था तो उधर जाने के बाद माइनस में। तो 10y में से 4y घटेगा तो 6y बचेगा, और बराबर 4x में से x घटेगा तो 3x बचेगा। यहाँ से आप y का मान निकाल लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। 3 से 6 कट जाएगा 2 से, मतलब y का मान आ गया कितना, x बटे 2। इसको आप मान लो समीकरण समीकरण चलिए यहाँ से आप इसको एक, चलिए नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मान लो समीकरण 1। पुनः देखिए, दो क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा था ना, तो ये तो था कि वो संख्या जो है उस दोनों अंकों के योगफल का 4 गुना था, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ कह रहा है कि ये संख्या जो है, इसके अंकों के गुणनफल का 2 गुना है। तो अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x और y। ठीक है, तो ये संख्या संख्या क्या है, तो 10y और प्लस x है, और ये क्या है, अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, तो अंकों का गुणनफल x y हुआ, और इसका क्या है, 2 गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें y का मान जो है हम रख देंगे, तो एक चर में आ जाएगा। तो 10 गुना, और y का मान कितना है, x बट्टे 2, तो ये हो गया x बट्टे 2, और प्लस x बराबर 2x, और y की जगह पर हम रख देंगे x बट्टे 2। ठीक है, अब यहाँ से आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। ये देखिए, 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 2 पंचे 10 कट गया, तो यहाँ से क्या आता है, ये हो जाएंगे 5x और प्लस में x बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको सुविधा कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसको प्लस में ही रहने देना चाहिए, माइनस में लाएंगे तो फिर उसको बाद में माइनस लेकर के कॉमन लेकर हटाना पड़ेगा। तो इधर माइनस, इधर प्लस में है ही एक्स स्क्वायर, तो बाकी सबको हम उधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इधर रह जाएगा 0 और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस में एक्स, और उधर ये जाने के बाद माइनस में 5x। अच्छा है, इस तरीके से भी ये 5x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, तो इधर आके माइनस में 6x हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर क्या आया, 0। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ हमने कल पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया है कि ये क्या है, गुणनखंड निकला है। कितना गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड निकले हैं। पहला गुणनखंड है x और दूसरा गुणनखंड है x माइनस 6। दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 आएगा, और x बराबर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर x माइनस 6 को हम 0 के बराबर किए हैं तो x का मान 6 आ गया, और x को 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 17 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, x का मान 0 हो सकता है क्या, x हमने किसको माना था, x हमने इकाई वाले स्थान को, इकाई वाले अंक को माना था। चलो, ये x हो सकता है, तो दहाई वाला अंक क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि ये संख्या जो है इसके अंकों का ये है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या है, x बट्टा 2 है, तो y अगर यदि लिखेंगे यहाँ से, यदि x बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बट्टे 2 हो जाएगा, चूंकि x बट्टे 2 है y का मान।
है ना। तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर भी 0 आ गया। तो और लिखते हैं यहाँ से, यदि x बराबर 6 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2, 2 से 3, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। तो यदि x का मान 6 है तो y का मान 3 है, मतलब इकाई के स्थान पर अगर 6 है तो दहाई के स्थान पर कितना है, 3 है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में नहीं कह रहा था, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है। अगर इकाई के स्थान पर भी 0 है और दहाई के स्थान पर भी 0 है तो ये कोई संख्या है क्या, नहीं, ये तो 0 है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग सकता है कि ये इसके मतलब को पहले मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसके अंकों का गुणनफल जो है अंक से क्या है, 4 गुना है। अंकों का योगफल जो है अंक से 4 गुना ज्यादा है। तो इसमें अगर इसका योगफल दोनों का निकालेंगे तो 0 का योगफल 0 ही होगा, और वो क्या अब उस अंक से 4 गुना ज्यादा होगा, नहीं ना होगा। तो अतः यह अमान्य लिख देंगे। अमान्य आंसर हो गया, इनवैलिड आंसर हो गया। तो ये वाला आंसर अपना नहीं होगा, इसको आप नहीं लिखना, यहाँ पर यहीं पर लिख देना अमान्य, ठीक है। ये चीज हम आपको साबित करने के लिए बताते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहले समझ गए होंगे, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है, इसका जो है अंक ज्ञात करना था। तो अंक क्या हो जाएगा, जो अंक है वो क्या हो जाएगा, तो अंक यहाँ पर निकला है ना 10y + x, तो ये हो जाएगा 10y और प्लस में x, और y का मान निकला 3, तो ये हो जाएगा 10 गुना 3, और x का मान है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 6। तो 10 या 30 होगा, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। ये रहा अपना फाइनल आंसर, नोट कीजिए अब स्क्रीनशॉट लेकर। तो अपना 18 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। कहता है कि एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। एक आदमी है, उसका आयु जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुनी है, समझिएगा क्वेश्चन को। और कहता है कि तथा 6 वर्ष पहले उनके उम्र का गुणनफल था 288। ठीक है, एक आदमी है जिसकी आयु उसके पुत्र की आयु का क्या है, 3 गुना है। तो चलिए मान लेते हैं पुत्र का आयु, ठीक है। माना पुत्र का आयु क्या है, x है। माना पुत्र की आयु बराबर क्या है, x है। तो पिता का आयु क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना है ना पिता की आयु। माना किसी मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ किसी आदमी का आयु जो है उसके पुत्र के आयु का मतलब उम्र का 3 गुना है। तो ये अगर पुत्र का आयु x है तो पिता का आयु कितना हो गया, 3x हो गया। अब कहता है कि 6 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का गुणनफल है 288, यही है ना। हाँ, उनके 6 वर्ष पहले उनके उम्र के गुणनफल का जो है गुणनफल कितना है, 288 है। तो प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से तो बताइएगा, अगर अभी जो है उसके पुत्र का आयु x है तो 6 वर्ष पहले उसके पुत्र का आयु क्या रहा होगा, तो x - 6 रहा होगा। अगर अभी पिता का आयु 3x है तो 6 वर्ष पहले उसके पिता का आयु क्या रहा होगा, 3x - 6। तो 6 वर्ष पहले पुत्र का आयु और 6 वर्ष पहले पिता का आयु, ठीक है, दोनों का गुना करने पर कितना आता है, 288 आता है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना, बराबर क्या है, 288 के। अब इसी को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, x को 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²। फिर x को -6 से गुना करेंगे तो -6x होगा। 6x -6 को +3x से गुना करेंगे तो -18x हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, बराबर 288। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा आपस में, मतलब -24x हो जाएगा। +36 है, 288 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब 288 में से 36 घटाएंगे तो घटाने पर कितना होता है, और जो भी होगा घटाने पर वो माइनस में ही आएगा। 8 में से 6 घटेगा तो 2, और फिर 8 में से 3 घटेगा तो 5, और 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। आप घटा करके देख लेना, ये 288 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और -288 और +36 तो घटाना ही पड़ेगा, और माइनस चिन्ह होगा। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा x² - 8 है, x और माइनस 3 8 24 और 3 चौका 12 बराबर 0। ये 3 जो है गुना में है, उधर जाके भाग में चला गया, बात खत्म है इसका। x² - 8x और माइनस में 84 बराबर 0 है। अब गुणनखंड करना है इसका, तो इस 84 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है, 2 से 42, फिर 2 से 21, और फिर 3 से 7। देखो 3 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 2 से 42, 2 से 21 नहीं, तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ये ले सकते हैं। 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 का, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 होगा। तो देखिएगा इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, x² - 14x और प्लस में 6x, ये नहीं होगा।
14 में से 6x और माइनस कितना हो जाएगा 84 बराबर 0। देखिए 14 और 6 लिए, यहाँ से 3 दूनी 6 लिए, यहाँ से 7 दूनी 14 लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों दोनों का जोड़ा लग गया। यहाँ से बचेगा क्या, इस दोनों में से कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 14 और यहाँ से प्लस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड को लिख देते हैं, x माइनस 14 आ गया एगो, एगो आ गया x प्लस 6 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को बारी बारी हम 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए करते हैं, आगे करते हैं। x माइनस 14 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो क्या हो रहा है, x का मान आ जाएगा 14। ठीक है, एगो आंसर आया। दूसरा अगला है x प्लस 6, यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आता है -6। अब सोचने वाली बात है, क्वेश्चन में x हमने किसको माना था, क्वेश्चन में x हमने माना था पुत्र की आयु को। अब किसी भी पुत्र का आयु या फिर किसी भी व्यक्ति का आयु क्या माइनस में हो सकता है, -6 साल हो सकता है किसी भी व्यक्ति का आयु, नहीं हो सकता। अतः यह -6 जो है x का मान, ये इनवैलिड होगा, अमान्य होगा। ठीक है, इसका ये आंसर वैलिड नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, x बराबर 14। तो x बराबर 14 क्या हो गया, पुत्र की आयु और पिता की आयु निकालना है। तो पुत्र की आयु बराबर क्या है, x हमने माना था, पुत्र की आयु बराबर x बराबर कितना, तो 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। अब निकालना है पिता की आयु या फिर आदमी की आयु। तो पिता की आयु क्या है, तो उसके आयु का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3x, मतलब 3 गुने 14 मतलब 42 वर्ष। इसी को फ्रेश फ्रेश हमने लिख दिया। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, अपना क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का योगफल है 45 वर्ष। एक आदमी है और उसके पुत्र के योगफल दोनों को जोड़ने पर 45 वर्ष पूरा होता है। क्वेश्चन में कहता क्या है, आगे देखते हैं। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, मतलब पिता और पुत्र की आयु का जो है गुणनफल क्या है, तो उस आदमी उस समय उस आदमी की आयु के 4 गुने के बराबर थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्यारे भाई देखो, यहाँ पर क्या है, एक आदमी की आयु और उसके पुत्र की आयु दोनों का योगफल कितना है, 45 वर्ष। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या तो आप शुरू में ही मान लो कि ये पिता की आयु अगर x है तो पुत्र की आयु कितना होगा, 45 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर x पूरा हो रहा है। और या फिर चाहें तो आप अलग अलग मान कर भी बना सकते हैं। तो चलिए अलग अलग मान के बनाते हैं। तो मान लेते हैं क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था पहले, 19 नंबर, एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का योगफल है। तो चलिए मान लेते हैं पुत्र की आयु को, मान लेते हैं x, माना पुत्र की आयु बराबर x और उसके पिता का आयु को हम y मान लेते हैं। किसी को भी कुछ मान सकते हैं, पिता की आयु बराबर y मान लिया। ठीक है, प्रश्न से अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न से दोनों का योगफल कितना है, तो x प्लस वाई जो है दोनों का योगफल कितना, 45 वर्ष के बराबर है। इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसमें से किसी एक का मान आप ले लो। तो y का मान आप ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 45 माइनस एक्स हो जाता है। क्यों, तो ये x उधर चला गया तो ये हो गया। इसको आप मान लो समीकरण 1। अब पुनः देखो दूसरा को, इसके आगे भी एक कंडीशन और कह रहा है। क्या चीज़ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, किसका किसका, तो पिता का और पुत्र की आयु का गुणनफल जो है उसी समय किसके आयु से, तो उस आदमी की आयु के 4 गुने के बराबर है। 5 वर्ष पहले पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले बेटा का आयु होगा x माइनस 5 और उसके पिता का आयु 5 वर्ष पहले y माइनस 5, और उसी समय जो है उसके पिता का जो आयु था उसके 4 गुना के बराबर है इसका गुणनफल। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा किसका, तो पिता की आयु का, तो y माइनस 5 का, क्योंकि 5 वर्ष पहले है, उसी समय का बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र, उस आदमी का और उसके पुत्र का जो है आयु का गुणनफल उसी समय उस आदमी के आयु के 4 गुने के बराबर है। तो 5 वर्ष पहले उसका गुणनफल जो है आयु का उसी समय का जो ये उसका आयु होगा उसके 4 गुना के बराबर है। तो कर दिए हम। अब बस इसी को सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ से y-5 आप काट दो, चूंकि दोनों तो सेम ही है, कट ही जाएगा। क्या बच रहे हैं, x-5 बराबर 4। तो यहाँ से x का मान डायरेक्ट निकल गया, ये तो द्विघात समीकरण के रूप में आया ही नहीं। 4 + 5 आया, मतलब x का मान आ गया 9। ठीक है, तो ये निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान 9 आ गया, तो पिता की आयु निकल सकता है यहाँ से। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु बराबर यहाँ से निकलेगा ना, पिता की आयु y बराबर क्या है, तो 45 माइनस एक्स। तो 45 में से हम x घटाएंगे, मतलब x का मान आया है 9,
तो ये हो गया 9, मतलब ये घटाने पर आ जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र का आयु था x, तो वो आ गया 9 वर्ष, और पिता की आयु y जो कि आ गया 36 वर्ष। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई भारी नहीं था। चलिए प्यारे भाई, नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जस्ट पिछला क्वेश्चन जो था 19 नंबर, उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है 20 नंबर। कह रहा है कि एक लड़के और उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष है। एक लड़का है और उसके भाई का आयु का योगफल 25 वर्ष है। तो पिछला क्वेश्चन में हम एक्स और वाई दोनों अलग अलग मान लिए थे, इसमें एक मान के चलते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो मान लेते हैं लड़का का आयु क्या है, लड़का का उम्र जो है, लड़के का आयु जो है वो क्या है, x वर्ष है। तो उसके भाई का आयु क्या हो जाएगा, तो उसके भाई का आयु हो जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के का और उसके भाई के आयु का योगफल है 25 वर्ष। तो x वर्ष अगर उसका आयु हो गया तो 25 में से x घटाने पर दूसरा लड़के उसके भाई का आयु पता चल जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है, तथा उनके उम्रों का गुणनफल जो है 126 है, और इसका जो उम्र है दोनों का, उसका गुणनफल है 126। तो प्रश्न से क्या है, उम्र का गुणनफल 126 है, मतलब इसका और 25 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 126। चलिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 25 को x से गुना करेंगे तो 25x, और माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 126। चलिए एक्स स्क्वायर चूंकि माइनस में है तो उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो बराबर ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस में, ये 25x भी इधर गया तो माइनस में हो जाएगा 25x, और ये 126 तो है ही, 126 रहेगा। चलिए इसको हम सीधा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 126 इज इक्वल टू 0। 126 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, कितना से होगा, 2 से, 2 छके 12, 2। ठीक है, 126 है या 128 है, हाँ 126 ही है। ठीक है, तो ये कट गया 6 से, 3 से, 2 छके 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 गए 3, 3 से 3 7 21, लाना कितना है 25। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 7 25, हाँ आ जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9 दूना 18, 18 और 7 का रेशियो ले सकते हैं, 18 7 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो -18x और -7x इस तरीके से ले लेते हैं, और प्लस क्या हो जाएंगे, 126 बराबर 0। यहाँ से इसका 2 का जोड़ा लग गया, इसका 2 का जोड़ा लग गया। इस दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x -18, और यहाँ से -7 कॉमन आएगा तो बचेगा x -18 बराबर 0। गुणनखंड क्या आ गया अपना, x -18 इंटू एक्स -7 बराबर 0। दोनों x का मान आ जाएगा, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करने पर। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 18, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 7। अब देखिए क्वेश्चन में कहता क्या था कि एक लड़का और उसके भाई के उम्र का जो है योगफल 25 वर्ष है। देखिए इस दोनों को जोड़ने पर 25 वर्ष पूरा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो ये अगर भाई के आयु में आप 18 रखेंगे यहाँ पर मान, तो 25 में से 18 घटने के बाद 7 आ जाएगा, जो कि ये दूसरा है। अगर 7 रखते हैं तो 18 आ जाएगा। तो यही अपना रहा प्यारा सा आंसर। ठीक है, इसमें से कोई अगर मानते हैं आपके उसके लड़का का आयु है, लड़का का आयु अगर 18 मानिएगा तो उसके भाई का आयु 7 आ जाएगा। अगर उसके लड़का का आयु 7 मानिएगा तो भाई का आयु 18 आ जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में ये फिक्स नहीं दिया हुआ था कि लड़का बड़ा है कि उसका भाई बड़ा है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, बस ये दोनों होगा। इस दोनों का भाई का, दोनों लड़का का उम्र, एक 18 होगा, एक का 7 होगा। तो चलिए प्यारे भाई, आज का सोल्यूशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो भी परेशानियां हो आप लोगों को एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सोल्यूशन के साथ, समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से, ऐसे ही जैसे समझते हैं।